सभी को मेरा जय हिंद जय भारत। आज आजादी के पर्व पर मैं आप सबको हार्दिक बधाई देता हूँ। आज मैं आपके लिए एक नए टॉपिक पर वीडियो लाया हूँ जो कि शायद काफी दिनों बाद पड़ रही है, लेकिन उम्मीद है कि आपको बहुत पसंद आएगी और आप सभी का प्यार ऐसा ही बना रहेगा तो मुझे और भी ज्यादा उत्साह मिलेगा और भी मैं नए नए टॉपिक पर वीडियो लाता रहूंगा। चलिए, आज का टॉपिक है सोलर सिस्टम। चलिए समझते हैं। जैसे कि आपको पता है कि हमारे सोलर सिस्टम में कुल 8 ग्रह हैं। हालांकि और भी हैं छोटे मोटे, लेकिन उनको प्लैनेट नहीं कहा जाता। तो हम लोग समझते हैं कि कौन कौन से 8 ग्रह हैं, किसके कितने मून्स हैं, कौन छोटा है बड़ा है, कौन किसको क्या कहा जाता है, किसको नहीं। चलिए शुरू करते हैं। जैसा कि आपने देखा है, 4 ग्रह ऐसे हैं जिन पे जमीन पाई जाती है और 4 ग्रह ऐसे हैं जो सिर्फ गैस से बने होते हैं। इनको बोलते हैं रॉकी प्लैनेट और इनको बोलते हैं गैसियस प्लैनेट्स। इस बीच में एक बेल्ट है जिसमें पाए जाते हैं बहुत सारे छोटे छोटे क्षुद्र ग्रह। कुछ बड़े भी हैं जैसे कि सीरीज है, तो इस तरीके से हमने बड़े भी बना रखते हैं। आपको समझ आए कि हाँ, इसमें कुछ थोड़े से बड़े ग्रह हैं अपने आकार से काफी ज्यादा। तो ये समझते हैं ये एस्ट्रॉइड बेल्ट क्या करती है, ये रॉकी प्लैनेट और गैसियस प्लैनेट को भरने का भी काम करती है। चलिए इसी प्रकार से हम देखते हैं कि हमारे ग्रहों का जो क्रम है, छोटे से बड़े कौन कौन से किस टाइप के ग्रह हैं। चलिए समझते हैं। जैसे सबसे पहला ग्रह आता है सूरज से, जो कि है बुध ग्रह। कौन सा ग्रह है? बुध ग्रह। इस ग्रह का अपना कोई भी उपग्रह नहीं है और यह हमारे सोलर सिस्टम का सबसे छोटा ग्रह है और यह सूरज से सबसे पहला ग्रह माना जाता है। और इसकी सरफेस पर टेम्परेचर रहता है 430 डिग्री सेल्सियस, 430 डिग्री सेल्सियस, और रात में ये पहुंच जाता है -179 से भी ज्यादा पहुंच जाता है। चलिए आगे समझते हैं। अब समझते हैं अगला प्लैनेट हमारे पास वीनस। वीनस को हम लोग हिंदी में शुक्र कहते हैं, जो कि हम लोग भोर के तारे के नाम से जानते हैं। जिसको हम लोग किसके नाम से जानते हैं? भोर के तारे के नाम से जानते हैं। क्यों? क्योंकि ये रात में सबसे ज्यादा चमकने वाला ग्रह है। इसका अपना कोई भी उपग्रह नहीं है, इसका अपना कोई भी उपग्रह नहीं है और ये एक ऐसा प्लैनेट हमारे सोलर सिस्टम में जो कि सबसे ज्यादा गर्म है। इसका टेम्परेचर औसतन माना जाता है 450 डिग्री सेल्सियस से 480 डिग्री सेल्सियस। आप समझ सकते हैं कि इस टेम्परेचर कितना ज्यादा होता है। हम इस पर सही से खड़े भी नहीं हो सकते। ये खड़े होने की बात दूर है, हम इसके बादलों पर ठहर सकते हैं, इतनी बड़ी बात है। यानी कि इसके बादल इतने घने होते हैं, अगर आप चाहें तो उन पर खड़े हो सकते हैं, लेकिन वहां तक जाए कौन? चलिए आगे समझते हैं। हम लोग अपनी पृथ्वी पर ही रहते हैं, तो इसका कोई अपना कोई उपग्रह नहीं है। ये सोलर सिस्टम का सबसे गर्म ग्रह है और इसका जो रोटेशन है वो बाकी ग्रहों की अपेक्षा उल्टा होता है। यानी कि ऐसे 2 ग्रह हमारे सोलर सिस्टम में जिनका रोटेशन बाकी ग्रहों से अलग है। यानी कि सभी अगर क्लॉकवाइज घूमते हैं तो एक घूमते हैं, एक ये यानी कि एक शुक्र ग्रह और एक हमारा यूरेनस यानी कि अरुण ग्रह। ये अपने रोटेशन पे उल्टा घूमते हैं, यानी कह सकते हैं एंटी क्लॉकवाइज। और बाकी हमारे ग्रह कैसे घूमते हैं? क्लॉकवाइज। चलिए समझते हैं बाकी ग्रहों के बारे में समझेंगे। चलिए शुक्र ग्रह के बारे में कुछ बातें और जान लेते हैं। जैसे कि आपको पता है कि इसका टेम्परेचर इतना ज्यादा पहले हुआ नहीं करता था। बताया जाता था कि पहले यह पृथ्वी की तरह ही एक सामान्य ग्रह था और इस पर जीवन की आशंका भी जताई जाती है कि हाँ, पुराने समय में इस पर कभी जीवन भी हुआ करता था। परंतु कुछ कुछ घटनाओं के चलते इसका वातावरण इतना ज्यादा घना हो गया कि सूरज की रोशनी इसमें आती तो है, इसमें समाहित हो जाती, पर इससे बाहर नहीं निकल पाती, जिस कारण ये ग्रह सिर्फ गर्म ही होता जा रहा है और ये ठंडा नहीं हो पा रहा। और ये हमारे सोलर सिस्टम का सबसे गर्म ग्रह है, यह बात आपको याद रखनी है। चलिए, इसका कोई उपग्रह नहीं है, हमने ये भी जान लिया। अब हम जान लेते हैं इसका रोटेशन कैसा है। याद रखिएगा, इसका एक दिन पृथ्वी के 1 साल के बराबर है। यानी कि आप ये भी समझ सकते हैं कि इसका एक दिन का रोटेशन और इसका सूरज के चारों ओर परिक्रमा काल वो भी क्या होता है? बराबर होता है। वो भी क्या होता है? बराबर होता है 264 दिन। 264 दिन, 264 दिन में अपने धुरी पर भी घूम लेता है, 264 दिन पर ये कहाँ पूरे सूरज का भी चक्कर लगा लेता है। चलिए अगला प्लैनेट समझते हैं, हमारी पृथ्वी। जैसे कि आप जानते हैं ये हमारा ग्रह नीला ग्रह कहलाता है, क्योंकि इस पर पानी की अधिकता के कारण ये हमको आसमान से नीला दिखाई देता है। चलिए आगे समझते हैं। इसका अपना एक खुद का उपग्रह है, यानी कि चंद्रमा, जिसको हम लोग प्राकृतिक उपग्रह भी कहते हैं। तो ये चंद्रमा जो है ये हमारे पृथ्वी पर ज्वार भाटे के लिए भी उत्तरदायी होता है और पृथ्वी के एक निश्चित घूर्णन को भी ये निर्धारित करता है।
चलिए इसके आगे फिर हम लोग अगले प्लेनेट पर बढ़ते हैं जो कि है मार्स ग्रह। तो मार्स ग्रह की बात करें, ये बड़ा ही दिलचस्प ग्रह है। कैसे, जरा सा हम लोग समझते हैं। जैसा कि आप सभी जानते हैं, आजकल चाहे वो नासा हो, जितनी वैज्ञानिक संस्थाएं हैं, नासा है, इसरो है और बाकी अदर संस्थाएं जैसे है जापान की, तो और भी ये जितनी भी वैज्ञानिक संस्थाएं हैं, ये सभी मंगल ग्रह के पीछे हाथ धोके पड़ी। अच्छा क्यों? क्योंकि पास तो हमारे शुक्र भी है, लेकिन जैसा कि आप जानते हैं ये सबसे गर्म ग्रह है, तो इस पर हम लोग खड़े नहीं हो सकते। लेकिन मंगल एक ऐसा ग्रह है जिस पर हम लोग खड़े हो सकते हैं, क्योंकि इसका इतना टेम्परेचर नहीं है और इसका जो घूर्णन काल है अपनी धुरी पर वो भी कितना है, 23 घंटे समथिंग है, यानी कि आप 25 घंटे समथिंग है, यानी कि इस पे 1 घंटे का जो एक दिन होगा वो लगभग 25 घंटे का होगा। तो उम्मीद है कि आप समझ पा रहे हैं कि हाँ, वैज्ञानिक लोग इस पर इतनी दिलचस्पी क्यों बना के रखे हैं। जैसा कि हमने देखा कि इसका घूर्णन क्या रहता है, अपनी धुरी पर 25 घंटे रहता है, या इससे कुछ एक आध मिनट या 10-15 मिनट एक्स्ट्रा भी हो सकता है। और हम यहाँ पे समझते हैं कि इसका परिक्रमण काल कितना होता है। इसका परिक्रमण काल होता है कितना, आप बता सकते हैं, 687 दिन, यानी कि ये सूरज के चक्कर कितने दिनों में लगा लेता है, तो 687 दिनों में लगा देता है। उम्मीद है कि आपको समझ आए होगी। इसके अपने खुद के 2 उपग्रह हैं, जिसमें एक का नाम है फोबोस और दूसरे का नाम है डिमोस। आप याद रखिएगा, फोबोस जो है वो डिमोस से बड़ा है और डिमोस जो है वो अपने सौर सिस्टम का सबसे छोटा उपग्रह है। सबसे छोटा उपग्रह कौन? डिमोस। चलिए इस वक्त अब उस पर थोड़ा सा हम लोग चर्चा कर लेते हैं कि इसकी सतह कैसी। इसकी सतह जानते हैं कि आप क्या है, लाल कलर की है। आप जानते हैं लाल रंग की सतह इसकी है कि हम लोगों को दूर से कैसा दिखाई देता है, लाल कलर का दिखाई देता है। उम्मीद है आप समझ पा रहे होंगे ऐसा क्यों होता है, क्योंकि इस पे आयरन ऑक्साइड की मात्रा ज्यादा पाई जाती है। इस पे किसकी मात्रा पाई जाती है? आयरन ऑक्साइड की मात्रा ज्यादा पाई जाती है। जितना आयरन ऑक्साइड होगा उतनी सतह क्या दिखेगी हमको, लाल दिखेगी। चलिए उम्मीद है आपको ये चीज समझ आए। चलिए अब लोग आगे बढ़ते हैं एस्ट्रॉइड बेल्ट की ओर। जैसा कि आपको पता है कि इसमें छोटे छोटे क्षुद्र ग्रह पाए जाते हैं, बहुत से सैकड़ों क्षुद्र ग्रह पाए जाते हैं, अरबों खरबों में पाए जाते हैं। और इसमें कुछ ऐसे बड़े भी क्षुद्र ग्रह होते हैं जो कि क्षुद्र ग्रह की सीमा को पार करते हैं, यानी कह सकते हैं कि क्षुद्र ग्रह से बड़े होते हैं, जिनको गौण ग्रह भी कहा जाता है। लेकिन ये काफी हद तक इतने भी बड़े नहीं होते कि इनको उपग्रह कहा सके, इसलिए इनको क्षुद्र ग्रह की श्रेणी में ही रखा जाता है। जैसे कि सीरीज हो गया, अबॉक्सिया हो गया और भी बहुत सारे ऐसे छोटे छोटे क्षुद्र ग्रह पाए जाते हैं इस बेल्ट में। चलिए अब आगे समझते हैं। अब आता है जुपिटर। जुपिटर आप जानते हैं कि सोलर सिस्टम का सबसे बड़ा उपग्रह है। सोलर सिस्टम का सबसे बड़ा उपग्रह कौन है? जुपिटर, जिसके अपने खुद के 95 मून्स हैं। आप समझ लीजिए अपना खुद का पूरा सोलर सिस्टम चलाता है, इतने ज्यादा मून्स हैं इसके। हालांकि उसके आगे सैटर्न भी है जिसके बहुत सारे मून्स हैं, लेकिन इसकी बात अलग है। इसका खुद का स्वयं का प्रकाश भी होता है और ये एक तारे का भी काम करता है और ये एक ग्रह का भी काम करता है, यानी कि सबसे बड़ा ग्रह भी हमारे सोलर सिस्टम का। और इसका गुरुत्वाकर्षण इतना अधिक है कि इतिहास से जितने भी आने वाले छोटे छोटे क्षुद्र ग्रह हैं जो पृथ्वी की ओर या मार्स की ओर बढ़ते हैं, उनको ये खुद में समा लेता है। यानी कि ये अपने गुरुत्वाकर्षण के कारण क्या करता है, कोई भी उल्का पिंड या क्षुद्र ग्रह को हमारी तरफ नहीं आने देता। खुद के गुरुत्वाकर्षण के कारण, स्ट्रॉन्ग गुरुत्वाकर्षण के कारण क्या करता है, उन क्षुद्र ग्रह या उल्का पिंडों को अपनी तरफ खींच लेता है। तो ये एक तरीके से हमारे सुरक्षा कवच का भी कार्य करता है। चलिए आगे समझते हैं। इसमें जो 95 मून है, इसका सबसे बड़ा मून है गैनीमीड। कौन सा है? गैनीमीड। तो गैनीमीड हमारे सोलर सिस्टम का सबसे बड़ा उपग्रह है, यानी कि सबसे बड़े हमारे सोलर सिस्टम के सबसे बड़े ग्रह के पास भी क्या है, सबसे बड़ा उपग्रह है, जिसका नाम है गैनीमीड। चलिए इसके आगे बढ़ते हैं। यह है हमारा कौन सा? अब चलते हैं सैटर्न की ओर। इस पर बढ़ते हैं सैटर्न की ओर। जैसा कि आप जानते हैं सैटर्न अपनी खूबसूरत वलय के कारण प्रसिद्ध है। यानी वलय मतलब यानी कि इसकी खुद की रिंग्स पाई जाती हैं इसमें, जो कि बहुत ही ज्यादा खूबसूरत लगती हैं देखने में। उम्मीद है आपने कहीं ना कहीं फोटो जरूर देखी होगी और देखने में बहुत अच्छा लगता है। लेकिन ये जितना अच्छा है उतना ही ज्यादा खतरनाक भी है अगर हम लोग उसको डीप में जाने तो। चलिए इसके देखते हैं कितने मून्स हैं। 146 मून्स है। कितने मून्स हैं? 146 मून्स हैं। समझिए लगभग इसके दो गुने के आसपास, या कह सकते हो 1.5 गुने के आसपास हैं इसके मून। और बहुत ये संख्या बहुत ज्यादा होती है। हाल ही में इसके मून 146 खोज लिए गए हैं। कुल जितना खोजा गया है आजकल का जो वर्तमान का डेटा है उसके हिसाब से कितने मून हैं सैटर्न के? 146, जिसमें इसका सबसे बड़ा उपग्रह है टाइटन। कौन सा है? टाइटन। इस टाइटन आगे समझते हैं। अब हम बढ़ते हैं अपने अगले ग्रह की ओर, जो कि है यूरेनस, जिसको हम लोग हिंदी में अरुण नाम से भी जानते हैं। इसके खुद के 27 मून हैं। याद रखिएगा इधर जितने भी ग्रह हैं,
जितने भी ग्रह हैं सबकी अपनी अपनी रिंग्स होती हैं, परंतु सबसे ज्यादा डेंस किसकी रिंग्स है? सैटर्न की। इसीलिए हम लोग क्या कहते हैं कि सब सैटर्न की रिंग्स है, लेकिन पाई सब में रिंग्स जाती है, बात आपको याद रखनी है। चलिए अब आगे समझते हैं। इसके 27 मून्स है। कितने मून्स है? 27, जिसका सबसे बड़ा मून है टाइटेनिया। टाइटेनिया, उम्मीद है आपको नाम याद रहेगा। तो टाइटेनिया इसका सबसे बड़ा उपग्रह है। ये एकमात्र ऐसा ग्रह है जो कि इसको बोलते हैं लेटा हुआ ग्रह। कैसा बोलते हैं? लेटा हुआ ग्रह। क्यों बोलते हैं इसको लेटा हुआ ग्रह? क्योंकि यह अपने अक्ष पर 97.7 डिग्री झुका हुआ है। बात समझ रहे हैं? 97.7 डिग्री झुका हुआ है, इसीलिए इसको क्या बोलते हैं? लेटा हुआ ग्रह भी बोलते हैं। साथ ही साथ ये शुक्र की तरह कैसे घूमता है? उल्टा घूमता है। तो हमारे सोलर सिस्टम में दो ऐसे ग्रह हैं जो कि उल्टा घूमते हैं। इसमें एक कौन सा है? शुक्र ग्रह, और दूसरा कौन सा है? अरुण ग्रह। उम्मीद है इतनी बात आपको समझ में आएगी। हम लोग बढ़ते हैं अगले ग्रह की ओर, जो कि है नेपच्यून। कौन सा है? नेपच्यून। इसके खुद के 14 मून है, जिसमें सबसे बड़ा मून है ट्राइटन। कौन सा है? ट्राइटन। कौन सा ग्रह है? कौन सा उपग्रह है? ट्राइटन। तो याद रखिएगा, इस तरीके से हमने अपने सोलर सिस्टम के सारे ग्रहों के बारे में जान लिया है। उम्मीद है इस वीडियो में आपको अच्छी बातें समझ में आएंगी, सारी चीजें उम्मीद है अच्छे से समझ में आएंगी। जो ना समझ में आया वो उम्मीद है आप हमको कमेंट करके बता सकते हैं। और कैसी वीडियो लगी है आप बताइएगा मुझे। और आजादी के पर्व पर आपको ये वीडियो बहुत अच्छी लगी होगी। और इसी तरह और भी वीडियो लाने के लिए आप कमेंट करें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें। उम्मीद है कि ऐसे ही हम लोग जुड़े रहेंगे और आगे वीडियोस आपको प्रोवाइड करते रहेंगे। इसी के साथ आप सभी को मेरा जय हिंद, जय भारत।